फिल्म 1958 में ब्राजील और यूएसएसआर के बीच फीफा विश्व कप के खेल में शुरू होती है। स्टेडियम दर्शकों की भारी भीड़ से भर जाता है जो होने वाले खेल को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। उसी समय कमेंटर ब्राजील की फुटबॉल टीम के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। एक लॉकर रूम में जहां एक 17 वर्षीय युवा पेले खेल के शुरू होने के इंतजार में बैठा है, वो विश्व कप में खेलने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है। इसके बाद यह फिल्म ब्राजील में 8 साल पहले वापस आती है, जहां कई बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते दिख रहे हैं और उनमें से एक 9 साल का डेको है जो आगे चलकर पेले बनेगा। वो कुछ पैसे कमाने के लिए जूते पॉलिश करता है, इस उम्मीद में कि वह एक दिन अच्छे जूते खरीद पाएगा। डेको और उसके शरारती दोस्तों का समूह हमेशा हताश रहता है फुटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि अपने खराब रहने की स्थिति के कारण वे खेलने के लिए एक गेंद भी नहीं खरीद सकते हैं। इस प्रकार लड़के अक्सर पड़ोस के मोजे चुरा लेते हैं और उन्हें किक करने के लिए गेंद के आकार में ढाल देते हैं। वे एक साथ हाथ से बना फुटबॉल खेलते हैं और इसे बिना जमीन को छुए छत से छत तक फेंक देते हैं। एक दिन निको को उसकी माँ ने गंदे होकर घर लौटने के लिए डांटा। वो 3 बच्चों में सबसे बड़ा है। उसके पिता जोआओ रामोस ने खुद प्रोफेशनल फुटबॉल खेला, लेकिन उनके करियर ने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं दिया। अगला दृश्य एक स्थानीय पब में जाता है, जहां डिको के पिता और अन्य पुरुष ब्राजील और उरुग्वे के बीच 1950 के विश्व कप मैच की फुटबॉल कमेंट्री सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हर कोई ब्राजील को खेल जीतने की कामना कर रहा है। इस बीच डिको और उसके दोस्त पब की टूटी छत से चुपचाप कमेंट्री सुनते हैं। वे चल रहे फाइनल मैच का परिणाम जानने के लिए उत्सुक हैं। दुर्भाग्य से ब्राजील खेल हार जाता है। डिको के पिता अंतिम परिणाम जानने के बाद फूट फूट कर रो पड़े। अपने पिता को ऊपर से देखकर डेको भी रोना शुरू कर देता है। 1950 के फाइनल में ब्राजील की भारी हार के बाद डेको अपने पिता से वादा करता है कि वो किसी दिन ब्राजील के लिए विश्व कप जीतेगा। अगले दिन डिको अपनी माँ के साथ काम करने के लिए जाता है। वे वहाँ एक अमीर फैक्ट्री के मालिक के घर की सफाई करते हैं। उसकी माँ बताती है कि उसके पिता ने पैर की चोट के बाद फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर जीने के लिए बहुत संघर्ष किया है और यही कारण है कि वो डिको को फुटबॉल नहीं खेलने देना चाहती। जैसे ही उसकी माँ कमरे से बाहर निकलती है, घर के मालिक का बेटा जोस और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में बातें करने लगते हैं। लड़के स्थानीय यूथ टूर्नामेंट के बारे में भी बातें करते हैं। डिको को यह भी पता चलता है कि एक प्रसिद्ध प्रोफेशनल स्काउट टूर्नामेंट में आने वाला है। डेको एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बेले का नाम कहकर लड़कों का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन वह बेले की जगह पेले बोल देता है। अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे ही पेले के नाम से चिढ़ाने लगते हैं, जो नाम उसे जल्दी मिलने वाला है। इतनी देर में उसकी माँ आ जाती है। वो तुरंत डेको को जोस से माफी मांगने के लिए कहती है, हालांकि डेको की उसमें गलती नहीं थी। वह जाते समय होने वाले टूर्नामेंट के अखबार का टुकड़ा उठा ले जाता है। बाद में वह अपने दोस्तों को टूर्नामेंट के बारे में बताता है और उन्हें बिना समय बर्बाद किए भाग लेने के लिए मना लेता है। डेको और लड़के टूर्नामेंट कराने वाले के पास पहुंचते हैं और टूर्नामेंट में हिस्सा ले लेते हैं। हालांकि लड़के गरीब हैं और उनके पास खेलने के लिए जूते भी नहीं हैं, लेकिन टूर्नामेंट में उनके पास अद्भुत फुटबॉल स्किल है। वे लगभग सभी टीमों को पीछे छोड़ देते हैं और फाइनल में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें आखिरी मैच में जोस की टीम का सामना करना पड़ेगा। जोस डिको और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाता है, उन्हें बिना जूते वाली टीम कहता है क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कोई जूते नहीं हैं। ये बात सुनकर डेको और उसकी टीम को बुरा लगता है, इसलिए उन्होंने जूते खरीदने का फैसला किया, हालांकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तभी अचानक उनमें से एक लड़के के दिमाग में मूंगफली चोरी करने का आइडिया आता है। सारी टीम इस पर तुरंत राजी हो जाती है और वह चोरी करने के लिए जाने लगते हैं। डेको और उसकी टीम मूंगफली की बोरियां चुरा लेते हैं, लेकिन मूंगफली का मालिक उनके पीछे लग जाता है। शुक्र है कि लड़कों ने मूंगफली को मालिक से बिना पकड़े बाजार तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब वो मूंगफली बेचने लगते हैं। इतने में जोस और उसके दोस्त उन लोगों के पास आकर एक बार फिर उनकी टीम का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार डेको ने गुस्से में आकर जोस के मुक्का मार दिया है और दोनों की टीमों में भयंकर लड़ाई होने लगती है। बाद में घर पर डेको की माँ अपने बेटे को चोटिल देखकर परेशान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ और डेको बस झूठ बोलता है कि यह उसके टीचर ने किया। यह सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आता है, इसलिए वो अगले दिन टीचर से बात करने का फैसला करती है। हालांकि डेको के पिता ने बीच में आकर कहा कि वह टीचर से खुद निपटेगा और जोर देकर कहता है कि डेको अगले दिन अपने काम पर ध्यान देगा। अगले दिन जब वो डेको को काम पर ले जा रहा होता है, तो वो बताता है कि वो लड़ाई और टूर्नामेंट के बारे में सब जानता है, लेकिन नाराज होने के बजाय डेको के पिता ने उसे सुझाव दिया कि वो अपनी भावनाओं को अलग रखे और अंतिम गेम जीतने के लिए अपनी स्किल पर ध्यान दे। एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी का बेटा अगर प्रोफेशनली खेलना चाहता है तो उसे शर्म नहीं आनी चाहिए। यह जानकर वह बहुत खुश होता है कि उसके पिता उसके साथ हैं, इसलिए वह टूर्नामेंट में अपनी दिलो जान लगाकर खेलने का फैसला कर लेता है।
आखिरकार फाइनल का दिन आ ही जाता है और हर कोई जोस और उनकी अमीर लड़कों की टीम के लिए हौसला अफजाई कर रहा होता है। जोस घमंडी लड़का एक बार फिर डिको का मजाक उड़ाता है और उसे पेले कहता रहता है। इस बीच डिको और उसकी टीम ने चोरी की मूंगफली बेचकर खरीदे गए सेकंड हैंड जूते पहन लिए। हालांकि जूते बच्चों के लिए बहुत बड़े हैं। जोस की टीम इस चीज का फायदा उठाने लगते हैं और वे गोल पर गोल करने लगते हैं, जिससे स्कोर 6/0 हो जाता है, जो टूर्नामेंट में खेले गए सभी मैचों से ज्यादा होता है। इसके बावजूद भी जोस की टीम बेईमानी करने लगती है और जोस उसे चिढ़ाना जारी रखता है। तो डिको गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में जोस पर हमला करने ही वाला होता है। तो वह अपने पिता को दर्शकों में देखता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पिता ने उससे दूसरे दिन क्या कहा था। डिको फिर खुद को शांत करता है और फुटबॉल खेलने के लिए बड़े जूतों को उतारने का फैसला करता है। अब वह ध्यान लगाने लगता है कि वह गलियों में कैसे खेलता था, जिसके बाद वह खिलाड़ियों को फुटबॉल को छूने भी नहीं देता है और भीड़ को चौंका देता है। इसी के बाद वह टीम का पहला गोल करता है। उसे बिना जूते खेलता देख सारे साथियों ने बड़े जूते उतारना शुरू कर दिया और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। डिको और उसकी टीम दूसरी टीम पर अविश्वसनीय स्किल से हावी हो जाती है, क्योंकि वे अपने विरोधियों के बीच में से गेंद को आसानी से निकाल देते हैं। डिको ने अपनी चौंकाने वाली स्किल से गेम में वापसी कर ली है। अंत तक वे स्कोर को 6/5 तक ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन वे समय की कमी के कारण खेल हार गए। हालांकि हर कोई डिको और उसकी टीम के खेल से सम्मोहित हो जाता है, इसलिए वे खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत करने लगते हैं और डेको को पेले के नाम से पुकारने लगते हैं। अगले दिन डिको और उसके दोस्त उन विक्रेताओं को देखते हैं जिनसे उन्होंने दूसरे दिन मूंगफली चुराई थी। सब लड़के भागना शुरू करते हैं और दूर जंगलों में चले जाते हैं। हालांकि उनका एक दोस्त भागते समय फिसल जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। डिको उसकी मदद करता है और उसे पास की एक छोटी गुफा में ले जाता है। अचानक भारी बारिश होने लगती है और इससे गुफा के ऊपर एक भूस्खलन हो जाता है, जिस गुफा में लड़के होते हैं। डेको, जिसे अब हम पेले के रूप में जानेंगे, पेले बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि घायल दोस्त गुफा के अंदर ही फंस गया है, जो जल्दी भूस्खलन से दब जाता है। अगले दृश्य में विक्रेता आते हैं और लड़के को खोदकर निकालते हैं। दुर्भाग्य से वह पहले ही मर चुका होता है। एक भयभीत और टूटा हुआ पेले घर लौटता है और रोकर अपनी माँ को सब कुछ बता देता है और वह अपने प्यारे दोस्त की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। पेले कई दिनों तक शांत रहता है और दुखद दुर्घटना के लिए खुद को दोषी मानता रहता है। उसका ध्यान दोस्त से हटाने के लिए उसके पिता पेले को अपने काम वाली जगह पर ले जाते हैं और वो कुछ आमों के साथ खेलकर अपने बेटे को फुटबॉल के कुछ ट्रिक दिखाते हैं। शुरू में पेले कुछ दिनों के लिए अपने पिता को नजरअंदाज करता है, लेकिन बाद में उनके साथ जुड़ जाता है। फिर वह अपने पिता के साथ अभ्यास करने लगता है। कुछ साल बीत जाते हैं। पेले अब 15 साल का हो गया है और पिता के काम में हाथ बटाने लगा है और वह ब्रेक के समय आम के साथ अभ्यास करता है। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने पिता के साथ अभ्यास करते हुए देख लिया और अंत में फुटबॉल के लिए पेले के जुनून को महसूस किया और उसका खेल देखने के लिए वाल्डेमर डी ब्रिटो नामक एक पेशेवर स्काउट को बुला लिया है। जब पेले घर लौटता है तो डेब्रिटो को घर पर देखकर बहुत खुश होता है। डेब्रिटो ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के एक पूर्व सदस्य है। वह सुझाव देते हैं कि पेले को स्थानीय फुटबॉल टीम के ट्रायल में भाग लेना चाहिए और वह अंत में पेले के परिवार को पेले को घर छोड़ने और सेंटोस एफसी के लिए एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब में अपना हुनर आजमाने के लिए मना लेते हैं। अगले सीन में पेले सेंटोस एफसी के साथ अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू करता है। हालांकि उसके लिए खेलने की यूरोपीय शैली को अपनाना मुश्किल हो जाता है। अभ्यास के दौरान वह खराब शुरुआत करता है और यहाँ तक अपने कोच द्वारा कई बार डांट भी खाता है। अपने खेल से निराश पेले ने घर लौटने और अपने पिता के साथ काम करने का फैसला किया। ट्रेन स्टेशन में डी ब्रिटो पेले के पास आते हैं और पूछते हैं कि उसके अचानक चले जाने के पीछे क्या कारण है। पेले का जवाब है कि उसे लगता है कि उसके खेलने का तरीका क्लब में स्वीकार नहीं किया जाता है और यहाँ तक कोच भी उसके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। डेब्रिटो बताते हैं कि उनके फुटबॉल खेलने के तरीके को झींगा स्टाइल माना जाता है, जो गुलामी के युग के दौरान प्रसिद्ध था। गुलाम अपने क्रूर मालिक से खुद का बचाव करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करते थे और उसे अपनी आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। गुलामी को खत्म करने के बाद वे जंगलों में चले गए और झींगा अभ्यास जारी रखा। जब गुलामों को पता चला कि उनकी झींगा स्टाइल उपयोग में नहीं है, तो इसे जिंदा रखने के लिए उन्होंने इसका उपयोग तब से स्ट्रीट स्टाइल फुटबॉल खेलने के लिए किया और जब से झींगा का अभ्यास होता है। हालांकि ब्राजीलियाई लोगों ने जीन कैस्टेले को 1950 के विश्व कप में हार का कारण बताया, इसलिए ज्यादातर कोच फुटबॉल की ट्रेनिंग युवाओं को पारंपरिक और यूरोपीय तकनीक से देना चाहते हैं। अब डेब्रिटो पेले को सुझाव देते हैं कि वो रुके और दुनिया को अपना हुनर दिखाए या काय की तरह घर लौट जाए। पेले थोड़ी देर तक सोचने लगता है और आखिर में सेंटोस एफसी के साथ ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला करता है।
अगले दिन वो खराब शुरुआत करता है क्योंकि उसे कोच द्वारा गेम प्लान के अनुसार खेलने के लिए कहा जाता है। मैच उनकी टीम की तरफ नहीं होता है, इसलिए पेले को उसके कोच द्वारा डांटा जाता है और उसके साथी भी उससे हताश होते हैं। अचानक युवा खिलाड़ी को अपने पिता की सलाह याद आती है कि वो कैसे आम के साथ प्रैक्टिस करता था। वो डेब्रिटो को उसके लिए चीयर करते हुए भी देखता है, इसलिए पेले ने खेल खेलने का फैसला किया। जिस तरह से वो खेलता है, पेले को गेंद मिल जाती है और वो अपने विरोधियों के बीच में से बॉल को निकालकर उन्हें चकमा दे देता है। फिर वह गेंद को हवा में उड़कर मारता है, जैसे वह आम के साथ प्रैक्टिस करता था। इस तरह पेले ने 15 साल की उम्र में अपने करियर का पहला प्रोफेशनल गोल किया। दर्शकों के साथ साथ उनके कोच पेले के अद्भुत स्किल को देखकर हैरान रह जाते हैं। समय बीत जाता है, पेले देश भर में अन्य टीमों के साथ खेलना जारी रखते हैं और एक पेशेवर टूर्नामेंट में भाग लेने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन जाता है। आश्चर्यजनक रूप उसका चयन युवा टीम से रिजर्व टीम में हो जाता है। हालांकि उसकी ऑर्थोडॉक्स झेंगा स्टाइल उसके कोच के लिए बहुत चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन वो इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ सकता है कि पेले एक दिन टीम को कई जीत की ओर ले जा सकता है। पेले अपने माता पिता से अचानक मिलने का फैसला करता है और परिवार के लिए कुछ गिफ्ट लाता है। वह अपने पिता को एक रेडियो गिफ्ट में देता है और वे 1958 के विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम की घोषणा को सुनने का फैसला करते हैं। पेले को विश्वास नहीं है कि उसको टीम में जगह मिल जाएंगी, क्योंकि वह राष्ट्रीय टीम में खेलने के लिए बहुत छोटा है। लेकिन इसके बावजूद वे घोषणा को सुनने का फैसला करता है और आश्चर्यजनक पेले को टीम में जगह मिल जाती है। अगले दृश्य में पेले राष्ट्रीय टीम में शामिल हो जाता है और सभी से दोस्ती करने लगता है। हालांकि वहां के पत्रकार ब्राजील के खेलने की स्टाइल पर सवाल उठाने लगते हैं। वे झींगा स्टाइल का मजाक भी उड़ाते हैं, इसे पुराना और उबाऊ बताते हुए। बात और बढ़ जाती है जब राष्ट्रीय फुटबॉल कोच भी पेले का बुलाकर उसे फुटबॉल की झींगा स्टाइल से खेलने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। अगले दिन पेले ने अपने कोच के सुझाव के अनुसार फुटबॉल की पारंपरिक यूरोपीय स्टाइल को खेलने का फैसला किया। हालांकि उसके लिए इस स्टाइल को अपनाना मुश्किल हो जाता है। इस कारण वह अपने घुटने को चोट पहुंचा लेता है। जब डॉक्टर उनकी जांच करते हैं तो उसे बताते हैं वह शायद वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए। रात में पेले अपने घर पर फोन करता है और अपनी मां को सारी बात बता देता है। उसकी मां उसे भरोसा और अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। 1958 का विश्व कप आखिरकार शुरू हो गया और ब्राजील की टीम शुरुआती खेलों में से कुछ मैच को जीतने में कामयाब रही। हालांकि मैचों की क्रूरता के कारण टीम के कई साथी घायल हो जाते हैं, इसलिए कोच को अनफिट पेले को चल रहे मैच में खेलने के लिए कहना पड़ता है। इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। शुरू में डरा हुआ पेले कई बहाने बनाता है, लेकिन कोच खिलाड़ियों के मैदान में जाने से पहले उसे देश के लिए खेलने के लिए मजबूर करता है। कोच एक बार फिर पेले को याद दिलाता है पारंपरिक यूरोपीय स्टाइल का फुटबॉल खेले या फिर जल्दी पेले अपने टीम के साथी के साथ मैदान में जाकर बैठ जाए। वे बमुश्किल यूएसएसआर से जीत पाते हैं और फ्रांस के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। सेमीफाइनल में ब्राजील की टीम का पूरी तरह से दबदबा बनाने में नाकामयाब रहती है। इधर फ्रांस भी एक गोल करने में कामयाब हो जाता है और इंटरवल के दौरान पेले परेशान दिखता है, क्योंकि वह ड्रेसिंग रूम में घायल खिलाड़ियों को निराश देखता है। वो एक खिलाड़ी को उसकी जगह लेने को कहता है, हालांकि टीम के साथी ने मना कर दिया और खुलासा किया कि वह खेल खेलने के लिए वह अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं है। साथ ही वह पेले को बताता है कि वो यूरोपीय स्टाइल से फुटबॉल खेलकर थक गया है और आगे पेले को झींगा स्टाइल से खेलने का सुझाव देता है, ताकि वह वास्तव में अपनी स्किल का प्रदर्शन कर सके और शायद अपनी टीम को जीता भी दे। अपनी टीम के खिलाड़ी के समर्थन से पेले खेल मैदान पर अपनी झींगा स्टाइल से खेल के साथ कूद पड़ता है। उसने तेज गति, एथलेटिक्स और फील्ड विजन प्रदर्शित करते हुए सेमीफाइनल में 3 गोल करने के साथ फ्रांस को 5-2 से हरा दिया। कुछ दिनों बाद 2 फाइनलिस्ट टीमें ब्राजील और स्वीडन के बीच एक प्रेस मीटिंग के दौरान स्वीडिश कोच ने ब्राजील की झींगा स्टाइल से खेलने के लिए मजाक उड़ाया और कहा कि वे विश्व कप फाइनल हार जाएंगे, जैसा कि उन्होंने 1950 में हारे थे। उस रात पेले ने अपने पिता को फोन कर सब कुछ बता दिया। पिता ने उसे सलाह दी कि वे अपने साथियों को एकजुट करने की कोशिश करें ताकि वे मैच जीत सकें। अगले दिन नाश्ते के दौरान पेले ने अपने साथियों को चुनौती दी कि वे गेंद को बिना गिराए नजदीक के लाइट हाउस तक लेके जाए, जिसमें टीम वर्क की आवश्यकता होगी। टीम के साथी पेले से सहमत हो जाते हैं और वे जमीन को छुए बिना फुटबॉल को मारना शुरू कर देते हैं। यह देखकर कोच को पता चलता है कि वो गलत था यूरोपियन फुटबॉल सिखाने के लिए, इसलिए उन्होंने टीम को फाइनल में झींगा स्टाइल खेलने का सुझाव दिया और वह दुनिया को फुटबॉल खेलने का ब्राजीलियाई तरीका दिखाएं। यह विश्व कप फाइनल है और चारों तरफ ब्राजीलियाई लोगों की निगाहें अपने टीवी पर हैं। मैच ग्राउंड पर मैच शुरू होता है और आश्चर्यजनक रूप से स्वीडिश टीम खेल के 4 मिनट के भीतर पहला गोल करने में सफल हो जाती है।
पेले को विरोधियों द्वारा लगातार दरकिनार किया जाता है क्योंकि यह पता चलता है कि उनकी बड़ी गेम योजना पेले को गेंद प्राप्त करने से रोकना है। हालांकि ब्राजील की टीम ने अपना फॉर्म बनाए रखा है और जल्दी पेले को गेंद मिल जाती है और वह एक अविश्वसनीय गोल मारता है और फिर टीम 4 और गोल करती है। विश्व कप में पहली बार ब्राजील की जीत के साथ स्वीडन पर 5-2 से अंतिम जीत दर्ज कर ली है। पेले के साथियों ने जीत के बाद उसे अपने कंधों पर उठा लिया है। दृश्य तब वास्तविक क्षण में बदल जाता है जब 1958 में ब्राजील ने फाइनल जीता था। अंतिम दृश्य में पेले ने अपने साथियों द्वारा जश्न मनाते देखा जाता है। यह भी पता चलता है कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने 1961 में पेले को राष्ट्रीय देश का खजाना घोषित किया था। फुटबॉल का गोट सबसे अधिक गोल के लिए उल्लेखनीय रिकॉर्ड अपने नाम किया और विश्व कप में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए। वह 3 फीफा विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं। पेले का 28 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। 2022 फीफा विश्व कप के 10 दिन बाद उनका अंतिम पोस्ट फुटबॉल के एक और आइकन लियोनेल मेसी के साथ है। अगर आपको कहानी सुनकर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।